इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मत बांटो। आपको मंजूर है ये बात आपको मंजूर है? चाहते हैं कि ये जो प्रिम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है हमें नए भारत का, आजाद भारत का, उसको बचाया जाए। हम सब एक साथ मिलकर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने की जद्दोजहद करते रहेंगे। जो हमने सीखा है, जो हमें सिखाया गया है अपने लीडर से, अपने शहीदों से। ना होना क्या चाहिए? जो पार्लिमानी सिस्टम मिले, जो फर्स्ट पार्लियामेंट थी 135 सेशन साल में, और पहली बार हमारे मुल्क में ऐसा हुआ कि 146 मेंबर पार्लियामेंट के उनको बाहर दरवाजे से धकेल दिया गया। ये मामूली बातें नहीं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि बजट, एक बजट बगैर बहस के ही पास हुआ, क्योंकि अपोजिशन थी नहीं। जहां तक मुल्क का सवाल है, भगत सिंह ने हमें यही सिखाया। ये तानाशाही, बरतानिया की तानाशाही उन्होंने मानी नहीं। कहा ये तानाशाही से नजात मिलनी चाहिए भारतवासियों को, ताकि वो अपनी तकदीर खुद संभाले। आज हम यहाँ कहते हैं, तब तो बरतानिया गौरों की तानाशाही थी, अब यहाँ के हमारे अपनों की तानाशाही। उससे देश कमजोर होगा। और तारिक आमी बरबला कहता है, डंके की चोट कहता है, मेरे भारत में जमहूरियत चाहिए, मेरे भारत में बहस चाहिए, मेरे भारत में कशमकश चाहिए आपस में। लेकिन तानाशाही अगर हो, किसी रंग की भी हो, वो मुझे मंजूर नहीं, वो भारतवासियों को मंजूर। अपोजिशन का रहना जमहूरियत के लिए शहरग है। आज जबकि मौका है सरकार अपनी करनी का, एक खाका पेश कर ले, बेरोजगारी के बारे में बताए कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का एजेंडा था। कितने करोड़? 10 साल हो गए। उसका आप जवाब दे। मेरे बच्चे के लिए इस सरकार ने क्या किया? और एक नागरिक को पहचाना नहीं जाता है कि वो कहाँ जाता है, मंदिर में जाता है या मस्जिद में जाता है या गुरुद्वारे में। नागरिक है। उसका रंग क्या है, उसका ढंग क्या है, खाने पीने का तरीक़ाकार क्या है। और यही एक पैगाम है आज हमारे शहीदों का, जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, पूरे भारत के लिए। और मैं वचनबद्ध हूँ। इन्होंने 23 साल की जिंदगी में अपने पूरे फ्यूचर को, जिंदगी को कुर्बान किया। मेरा वादा है ये जो आपने शमा जलाया हम सब के लिए, ये जो आपने इकट्ठे मिलकर अपनी जिंदगियों को निछावर करके हमें एक दिशा दे दी, एक चिराग जलाया। मैं वादाबंद हूँ आपके समेत, आप सब साथियों के समेत वादाबंद हूँ। कोई कुछ भी कहे, हवा इधर की हो या उधर की हो, हम इस चिराग को, मोहब्बत के चिराग को, इनकलाबी चिराग को, मुस्तकबिल के चिराग को बुझने नहीं देंगे। ये तारिक आमी का वादा। आज के दिन का ताल्लुक़ है, मैं कल ही श्रीनगर से आया और यहाँ के साथियों ने ये फ़ैसला किया था कि ये मार्टियर्स डे मनाने के बारे में यहाँ
तकरीब होगी और आपने आना है, इसी वजह से मैं आया हूँ और साथियों से मिलकर यहाँ हमने खराज अक़ीदत पेश किया शहीद आज़म भगत सिंह और उनके और शहीद साथियों को। आज के दिन हमारा ये मानना है कि इनको सही खराज अक़ीदत होगा जब हम ये समझ लें कि आज के मौके पर क्या चैलेंजेस हैं हमारे देश के सामने, हमारे देशवासियों के सामने। और हमें लग रहा है जो सबसे अहम फरीज़ा है, एक तो भारतवासियों के इत्तेहाद की बात बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमें भगत सिंह ने सिखाया, उनके साथियों ने सिखाया। क्या हमारे देशवासी चाहे किस धर्म के हों, किस मज़हब के साथ, किस रीजन के साथ, किस लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ, किस कास्ट के साथ हों, वो भारतीय हैं, वो सिटीज़न्स हैं इस बड़े मुल्क के, देश के। तो ये भी उस वक्त था जब जलियांवाला बाग के बाद यहाँ कम्युनल फसादात हुए, तो वो काफ़ी उनको काफ़ी रंज हुआ, काफ़ी तकलीफ़ हुआ और उन्होंने उसका को एक्सप्रेस भी किया। और आज भी हम यही चाहेंगे क्या आज देश के सामने ये चैलेंज भी है कि लोगों की यूनिटी को बरकरार रखा जाए। जम्मू कश्मीर के लोग इससे गुज़रे हैं आज तक और हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्या चाहे डोगरी स्पीकिंग आबादी हो जम्मू में, कश्मीर में कश्मीरी, और अभी आप देख लीजिए लद्दाख में भी लोग हैं, वो भी अभी परेशान हैं। तो एक साथ मिलकर हम ये ज़िंदगी का सफ़र तय कर लें, भेदभाव से नहीं, टकराव से नहीं, फूट से नहीं। और दूसरा ये कि हमें जो उनकी कुर्बानियों का नतीजा है, एक सिस्टम मिला, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उस कॉन्स्टिट्यूशन के दिफा का सवाल है आज। कॉन्स्टिट्यूशन की जो दिशा है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ सम पर्सपेक्टिव, जिसका एक ज़िक्र हुआ है प्रेम्बल में और कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें ज़ात का नहीं, उसमें रिलीजन का नहीं, रीजन का नहीं, बल्कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये एक बड़ा पैगाम है, बड़ी सिमत है, बड़ी डायरेक्शन है और ये ताकत है हमारे देश की। लोग ही ताकत है, लोग किस खिते के साथ हों, किस धर्म के साथ हों, किस जाति के साथ हों और किस सियासत के साथ हों, हम सब ने एक साथ मिलकर हमारे लिए एक दिशा है आगे बढ़ने का, बेहतर फ्यूचर बनाने का। और जहाँ तक इस सरकार के भी चूँकि चुनाव आ रहे हैं और आप ये सवाल पूछना चाहेंगे, चुनाव इलेक्टोरल प्रोसेस हमारी जमहूरियत की एक कड़ी है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि इंतखाबी अमल ऑटोक्रेसी में तब्दील हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में काफ़ी फ़र्क है। हमारे शहीदों ने भी ऑटोक्रेसी के ख़िलाफ़, ब्रिटिश ऑटोक्रेसी के ख़िलाफ़ लड़ा था और आज भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिशा है और डेमोक्रेसी है, उसमें ऐसे अनासर, ऐसा उनसर दाखिल हो जाए जिससे लोगों को डिप्राइव रखा जाए अपने हुकूक से। और दूसरा ये क्या अपोजिशन का सवाल है, अपोजिशन के बिना जमहूरियत है नहीं, कहीं पर भी नहीं। जमहूरियत मीन्स डिबेट, डिस्कशन, आरा, और उसमें मदद मिलती है हुक्मरान पार्टी को अपोजिशन की तरफ से जो कमियों की निशानदेही करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है क्या मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार, वो तो अपोजिशन मुक्त भारत बनाना या देखना चाहते हैं कि अपोजिशन ही ना रहे। हैरान हूँ मैं, कल चीफ मिनिस्टर आज जेल में, और इससे पहले भी एक और चीफ मिनिस्टर वो भी जेल में, इससे पहले भी कई चीफ मिनिस्टर्स वो भी जेल में। अरे साहब, ये तो नहीं है। और फिर वो भी ईडी के ज़रिए। अब ईडी एक बड़ी ताकत बन चुका है। अब पार्लिमानी निज़ाम को अगर ख़तरा है, होना तो ये चाहिए था जो लोग सब वोट कर ले डेमोक्रेसी को, लेकिन यहाँ लगता है कि डेलिबरेटली जो एजेंसीज़ हैं, जिन एजेंसियों का काम था कि सरकार को भी रोकना अगर कहीं पर गलत हो जाए, लेकिन आज लग रहा है कि
किसी के दरवाजे पर भी खड़े हो जाएंगे और जेल की हवा। और अगर कल कोई ये भी कहा जाता है भाई करप्शन का मामला है, अगर करप्शन का ही मामला है तो हम कई मिसालें देंगे। जो अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कहाँ थे, क्यों गए? डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनसीपी में थे, उधर गए, साफ हो गए। अरे कहाँ कहाँ की मिसाल देंगे? अच्छा नहीं लगता है अपने ही देश के बारे में ये कुछ कहे। जिनके खिलाफ इल्ज़ाम हो आज कल अगर उस दरवाजे पर जाए वो साफ हो जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं। ये ढंग तरीक, ये एक दिशा जो मुकर्रर कर रहे हैं हमारे लीडर एट द हाईएस्ट लेवल, मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं है देश के लिए। जब ये बनाया, ये स्कीम बनी, उस वक्त सीपीएम ने और लोगों के साथ पिटीशन, सीताराम येचुरी की तरफ से पिटीशन दायर हुई और हमने उस वक्त फैसला किया वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हमने ये फैसला किया, पैसा हम जमा कर लेंगे खेत मजदूर से 2 रुपये 5 रुपये, बेरोज़गार से भी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं। ये करप्शन को लीगलाइज करने की बड़ी कोशिश है। और आज आप देख लीजिए, अभी बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं, एक फ़ैसला तो आया, पर्दा उठ गया आपके सामने। अब इसी वजह से घबराहट है, ताकि पर्दा तो फाश हुआ, अब डिबेट ना हो, अब डिस्कशन ना हो, और मुद्दों को सामने लाओ ताकि हेडलाइंस बने। हेडलाइन तो वो रहनी थी ना कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया, आपके सामने ये डाटा समझने के लिए वक्त नहीं है। अब कभी ये खबर और कभी वो खबर। अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए, कई कंपनियां हैं जो पहले उनके पास गए ईडी वाले कि भाई आपने गफला किया, आपने गलत किया। सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और बड़े लोगों के हुजूर में पेश किया और वो साफ हो गए। लेकिन सर कांग्रेस जो है एक तरफ बॉन्ड का अपोजिशन कर रही है, दूसरी तरफ उनके पास भी 1262 करोड़ रुपए। नहीं 1200 मैं बताऊंगा स्कीम क्यों होने की। मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं किसी को सर्टिफिकेट दे दूँ, नॉट एट ऑल। स्कीम, मैं स्कीम की बात करता हूँ। सीपीएम ने स्कीम को चैलेंज किया। ये स्कीम ये करप्शन को लीगलाइज करने का एक बड़ा कदम है। उसमें बेनिफिशियरी जो भी होगा तहकीकात कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये भी एक हकीकत है, ये भी एक हकीकत है, हज़ारों की करोड़ में बड़ा, सबसे जितना अपोजिशन पार्टियों ने एक फ्रैक्शन लिया है, लेकिन बड़ा जो रकम है वो तो बड़े लोगों के पास ही है ना, उसका हिसाब दे दो ना।